नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुलता कोठारी एसजीजी कॉलेज बांसवाड़ा से थर्ड ईयर का आपका प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पेपर की जो फोर्थ यूनिट है आपकी ग्रोथ हार्मोन्स, उसके बारे में बात करेंगे हम। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट में भी हमने ह्यूमन बीइंग्स में हार्मोन्स पढ़े हैं, प्लांट में भी उसी तरह हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ग्रोथ क्या है। हम ग्रोथ हार्मोन का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ क्या है, हम ग्रोथ किसको कहते हैं? तो ग्रोथ किसी भी सेल की, ऑर्गन की या संपूर्ण लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी अमाप में इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो कहलाती है ग्रोथ। तो उसके अंदर ये जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं उसमें कुछ, जैसे जो विभेदनशील कोशिकाएं हैं, टिश्यू और अंगों के बीच में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है, ये सारी ग्रोथ को दर्शाते हैं। अब इस ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक इस प्रकार की ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। उसको कहते हैं हम ग्रोथ रेगुलेटर्स, और ये ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रायः हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं कि ये हार्मोन है क्या। तो हार्मोन शब्द का उपयोग सबसे पहले स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में किया था। ये एक ग्रीक शब्द है, इसका उपयोग है इसका जो शाब्दिक मतलब है हार्मियो, जिसका मतलब है टू अर्ज ऑन या टू स्टिमुलेट, मतलब कि क्रियाशीलता को जगाना। तो जैसा कि पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका पौधों में अल्प मात्रा में संश्लेषण होता है और ये ग्रोथ को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। इनको कहते हैं हम ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये इनके संश्लेषण स्थल पर सक्रिय ना होकर अन्य स्थल पर जाकर वहाँ से मूव करते हैं और दूसरे स्थल पर जाकर ये सक्रिय होते हैं। थीमेन ने इन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा, जो प्लांट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको फाइटो हार्मोन्स कहा। उनके अनुसार उन्होंने फाइटो हार्मोन की डेफिनेशन दी कि फाइटो हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और एक भाग में निर्मित होकर अन्य भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं, और अति सूक्ष्म मात्रा में सिंथेसाइज होते हैं और अन्य स्थानों पर क्रियाशील, सूक्ष्म मात्रा में ही अन्य स्थानों पर क्रियाशील होते हैं। तो ये तो हो गई कि हार्मोन क्या है। इसके बाद आते हैं कि फाइटो हार्मोन्स को दो समूह में विभाजित किया गया है। एक हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को प्रमोट करते हैं, इसलिए इनको ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कहा जाता है, और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर जो कि वृद्धि को रोकने का काम करते हैं या संदमक का कार्य करते हैं, उनको कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। पौधों में निर्मित जो प्राकृतिक हार्मोन्स, अतिरिक्त प्राकृतिक हार्मोन्स के अलावा से दो कैटेगरी में तो हमने ये बांट दिया जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एक और तीसरी कैटेगरी होती है जिनको सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है, सिंथेटिक हार्मोन कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक हार्मोन के अतिरिक्त अनेक सिंथेटिक पदार्थों में ग्रोथ रेगुलेशन की क्षमता पाई जाती है। इनको हम कहते हैं सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले हम वापस ग्रोथ रेगुलेटर पर। तो ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से हैं जो प्लांट्स में बनते हैं? वो होते हैं ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। और जो इनहिबिटर्स हैं या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं वो है एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक इनहिबिटर्स। कुछ फेरोमोन्स होते हैं एक इनहिबिटर के रूप में, कुछ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो भी इनहिबिटिंग का काम करते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर, उनको इनहिबिटिंग हार्मोन के रूप में रखा गया है। कुछ फेरोमोन्स एक इनहिबिटर के रूप में कार्बनिक पदार्थ की पहचान की गई है, और ये मदर प्लांट को प्रभावित करने की बजाय मदर प्लांट को प्रभावित नहीं करेंगे, समीपवर्ती अन्य पौधों, प्राणियों, इनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं एलिलोपैथिक इफ़ेक्ट। जैसे लैंटाना, पार्थिनियम,
आप लोगों ने देखा होगा फील्ड में कि लंटाना, पार्थेनियम ये जहाँ पर पाए जाते हैं उसके आसपास अन्य प्लांट बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं कि वो प्लांट डेथ हो जाते हैं। ग्रासेस में उत्पन्न होने वाले फेरोमोन डाइकट पौधों के सीड जर्मिनेशन पर इनहिबिटिंग इफेक्ट डालते हैं। ओक प्लांट के द्वारा जो वाष्पशील पदार्थ विसरित होते हैं वो फेरोमोन इंसेक्ट के सेक्सुअल सक्रियता को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये कुछ 3 तरह के हार्मोन्स हमने देख लिए, और मतलब जो प्रकृति में 2 तरह से प्रकृति में पाए जाने वाले और एक जो सिंथेटिक रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, एक के बाद एक हम सारे हार्मोन्स को स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले आते हैं हम ऑक्सिन पर। ऑक्सिन, जैसा इस शब्द की व्युत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द ऑक्सिन से हुई है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इस हार्मोन के संदर्भ में कार्य किया था और उन्होंने महसूस किया कि कैनरी जो प्लांट है, कैनरी ग्रास जो है, इस ग्रास में कैनरी ग्रास के जो कोलेप्टाइल है ये प्रकाश उद्दीपन को ग्रहण करता है और इसके अंदर कर्वेचर रिस्पॉन्स शीर्ष से नीचे की ओर होता है। डार्विन ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि जब नवोद्भिद को एक दिशीय प्रकाश में रखा जाता है तो कुछ पदार्थ जो टिप पर निर्मित होते हैं वो निचले भाग में संचरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो भाग है कोलेप्टाइल वाला ये मुड़ जाता है। इसके पश्चात कई सारे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, मतलब ऑक्सिन की जो खोज हुई है कि कई सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में हमको बताया। तो कुछ वैज्ञानिक, जैसे यहाँ पर हम ये सबसे पहले डार्विन ने बताया, उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने बताया, और डार्विन ने ही ये निष्कर्ष निकाला इस तरह से। उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं और कोलेप्टाइल को इस तरह से कर्वेचर प्राप्त होता है। इसके पश्चात पीटर वायसन जैनसन नाम के साइंटिस्ट ने जो नवोद्भिद की फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स की क्षमता को उसका शीर्ष काट कर और कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उससे बताया। तो स्टम्प जो है वो, यदि स्टम्प शीर्ष काट दिया, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये इस डायग्राम में अब ये जो डार्विन का ये जो है ये डार्विन का प्रयोग है कि ये शीर्ष है और इसको यदि हम यहाँ पर काट दिया जाए तो ये स्टम्प इसी तरह से, और लाइट दी जाए तो ये स्टम्प इसी तरह से रहता है, इसमें किसी तरह का कोई कर्वेचर दिखाई नहीं देता है। तो डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि शीर्ष पर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो नीचे की तरफ मूव करते हैं और इसके कर्वेचर को प्राप्त करते हैं। अब जो पीटरसन और बायसन ने एक्सपेरिमेंट दिया वो इस प्रकार से, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया कि स्टम्प को काट लिया, उसको लाइट में रखा, तो देखा कि इस तरह से कर्वेचर प्राप्त होता है कोलेप्टाइल में। उसके बाद उन्होंने इस स्टम्प को यहाँ से काट लिया, ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टम्प को काट लिया और काट के उसको वापस से इसी पे स्थापित कर दिया। स्टम्प को वापस स्थापित करने पर ये कर्वेचर देता है। एक तरफ एक दिशीय यदि लाइट देते हैं तो ये कर्वेचर देता है। अब यदि एक दिशीय यदि इसको डार्क साइड पर भी रखा जाता है तो भी, यहाँ पर एक माइका की प्लेट, उन्होंने क्या किया कि प्रांकुर चोर के जो ये टिप का हिस्सा है इसके शीर्ष के नीचे एक माइका की प्लेट रख दी आधी दूरी पर माइका की प्लेट रख दी और उसके बाद लाइट दिया तो कोई फोटोट्रॉपिक इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। यदि माइका की प्लेट को एक तरफ ही लाइट दी जाए, एक ही लाइट सोर्स दिया जाता है तो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से ऑर्पर्ट पॉल ने कुछ समय तक प्रकाश में रखे गए नवोद्भिद के प्रांकुरचोल शीर्ष को काटा और स्टम्प को पुनः असमित रूप से रखा। क्या किया उन्होंने, ये यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, ये स्टम्प
ये इन्होंने शीर्ष को काट दिया, कोलेप्टाइल वाला, ये इसके शीर्ष को काट दिया। ओट का कोलेप्टाइल लिया, उसके शीर्ष को काट दिया। शीर्ष को काट कर इन्होंने असीमित रखा उसको, मतलब पूरी तरह से वापस उसी पोजीशन में नहीं रखा, थोड़ा सा आगे निकलता हुआ इस तरह से रखा। रखने के बाद इन्होंने उसको डार्क में ही रखा, उस प्लांट को डार्क में ही रखा। तब भी उन्होंने देखा कि अंधकार में भी ये इस तरह से कर्वेचर प्रदर्शित, आधा रखा है उसको लेकिन फिर भी वो इस तरह से कर्वेचर प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण कि अनइक्वल ग्रोथ है, तो असीमित शीर्ष धारण करने वाले पार्श्व पर अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट, ये वेंट का एक्सपेरिमेंट है। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने सामान्य प्रयोग के द्वारा एक प्रदर्शन किया। ओट का कोलेप्टाइल के शीर्ष को काट के नियमित रूप से उसके ऊपर ये जो है अगार का 5% अगार का एक ब्लॉक रखा, उस पर व्यवस्थित किया और उसको 1 घंटे के पश्चात यहाँ पर शीर्ष को काट लिया। उसके बाद इसके ऊपर अगार ब्लैक रखा, उसको 1 घंटे के पश्चात यहाँ से हटा दिया। 1 घंटे के पश्चात उसको यहाँ से हटा के उन्होंने क्या किया कि इसके इस तरह से ये सारे ये अगार ब्लॉक है और इसको इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया। अब इन टुकड़ों को काटने के बाद उन्होंने जो इन ब्लॉक में से एक को शीर्ष विहीन प्रांकुरचोल पर रख दिया, ये शीर्ष विहीन प्रांकुरचोल जो है इसके ऊपर रख दिया, और उन्होंने देखा कि जो वृद्धि है वो ठीक उसी प्रकार से स्थापित हो जाती है। ये ग्रोथ जो है वो इस तरह से हो रही है। मतलब यदि आपने ये जो रखा अगार ब्लैक रखा यहाँ पर, इसमें ये यहाँ पर ये अगार ब्लैक रखा, इसके ऊपर ये एपेक्स रखा है काट कर, और उसके बाद ये अगार ब्लैक को हमने यहाँ पर रखा। अब इसके समान इस तरह से पीस कर लिए हैं और इसमें से एक पीस को यहाँ पर रखा, तो देखा कि कर्वेचर यहाँ पर तो भी प्राप्त होता है। तो एक यदि साधारण जो टिप पर रखा हुआ नहीं है अगार ब्लैक, यदि साधारण अगार ब्लैक रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर है, ये एक हिस्सा जो है बीच वाला हिस्सा जो जहाँ पर ये टिप रखा हुआ है, उस हिस्से में यहाँ पर ये ट्रांसलोकेशन हुआ है। इसका जो भी पदार्थ ऑक्सीजन जो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है उसका ट्रांसलोकेशन यहाँ पर हुआ है सेंटर वाले हिस्से में। इस सेंटर वाले हिस्से को यदि यहाँ पर रखा गया तो ये कर्वेचर शो करता है। यदि ये दूसरा हिस्सा रखा जाता है तो ये किसी तरह का कोई कर्वेचर यहाँ पर शो नहीं करता है। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट दिया था और यह बताया था कि ये जो कोलेप्टाइल का कर्वेचर है कि ये फोटोट्रोपिज्म शो करता है। इसके बाद अब इसका जो ऑक्सीजन का जो प्राप्ति स्थान है कि ऑक्सीजन कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से सामान्य रूप से ये प्लांट मेटाबॉलिज्म का एक सिंथेटिक उत्पाद है, और ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पौधों के शीर्ष जैसे कि प्रांकुरचोल, कलिका, प्ररोह, पत्तियां, जड़, इनमें पाई जाती है, वृद्धिकारी शीर्षों पर पाई जाती है। इन टिश्यू में सिंथेटिक ऑक्सीजन शीघ्र ही पौधों के अन्य अंगों में स्थानांतरित हो जाता है और ऑक्सीजन मुक्त और बॉन्ड एक्टिव फॉर्म में ये फ्री इनएक्टिव फॉर्म से बॉन्ड एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, और इन दोनों स्वरूपों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसलोकेशन है वो किस तरह से होता है, तो वेंट नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इसका पोलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा कि अभी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, पोलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब एक दिशा में ना होकर पोलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर बेसिपिटल डिस्ट्रीब्यूशन बेस से एपेक्स से बेस की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ने जैसे जैकब, इनने कहा कि पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा भी उन्होंने बताया। और इसके बाद जो
लुंड नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि प्रांकुरचूल के शीर्ष और आधार के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण से इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नियंत्रित करता है। इनके अनुसार जो कोलेप्टाइल है उसका आधार जो है वो शीर्ष की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इसी प्रकार यूनिलैटरल इल्यूमिनेटेड कोलेप्टाइल की फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट देखी जा सकती है। तो इस तरह से प्रत्येक दशा में ऑक्सीजन का स्थानांतरण कम धनात्मक आवेश के क्षेत्र से अधिक धनात्मक आवेश के क्षेत्र की ओर होता है, ऐसा इन साइंटिस्ट का कहना है, लुंड का। इसके बाद जो ये ऑक्सीजन जो है वो नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं, तो कॉगल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन शब्द और उसके लिए सभी पदार्थों के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, उन्होंने सुझाया था कि ऑक्सीजन शब्द उन सभी पदार्थों के लिए प्रयुक्त होना चाहिए जो ओट कोलेप्टाइल में कर्वेचर प्रेरित करता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम 3 पदार्थ ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और हेटेरो ऑक्सीजन प्राप्त किए गए, और डच वैज्ञानिक कोगल और हैज़ल स्मिथ ने सर्वप्रथम ह्यूमन यूरिन से एक प्योर क्रिस्टलाइन पदार्थ ऑक्सीजन ए, जिसको ऑक्सीजन ट्रायोलिक एसिड, उसका पृथक्करण किया। बाद में जो कॉर्न के जर्म ऑयल से ऑक्सीजन बी का पृथक्करण किया, जिसको ऑक्सीनोलिक एसिड का नाम दिया। ऑक्सीनोलिक एसिड होता है जो केमिकल जिसका नेचर है वो ऑक्सीनोलिक एसिड है। उसके बाद तीसरे प्रकार का जो ऑक्सीजन है उसका भी पृथक्करण ह्यूमन यूरिन से ही किया गया, और इसको हिटेरो ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि बाद में इसको हिटेरो ऑक्सीजन कहते हैं। बाद में ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी की स्थिति जो है वो संदेहास्पद बताई गई। केवल हिटेरो ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा ऑक्सीजन है जो ये ही एकमात्र ऐसा ऑक्सीजन है जो रासायनिक दृष्टि से इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोलाइल 3 एसिटिक एसिड है रासायनिक दृष्टि से, और यही सक्रिय रूप से पाया जाता है। ऐसा माना गया है कि यही सक्रिय रूप से कोगल हैगन स्मिथ ने बताया। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अतिरिक्त अब ये जो ऑक्सीजन है इसका जो एक्टिवेशन जो मुख्य रूप से जो एक्टिवेशन का कारण है इसका, कि इसमें जो इंडोल रिंग पाई जाती है वो पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये इंडोल रिंग पाई जाती है पॉजिटिव चार्ज, और लेटरल चेन पर नेगेटिव चार्ज का पाया जाना, दोनों चार्ज के मध्य 5.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, और एसिड ग्रुप का पाया जाना, ये इसके एक्टिवेशन का कारण है। और इंडोल रिंग में कॉन्जुगेटेड बॉन्ड का पाया जाना, और वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये सारे उसके एक्टिवेशन के कारण हैं। अब इस हेटेरो ऑक्सीजन के अलावा से ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, अब सिंथेटिक ये जो है ये नेचुरल ऑक्सीजन के रूप में ह्यूमन यूरिन में देखे गए, लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन के इसके अलावा से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अलावा से सिंथेटिक ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन जैसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड, कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इंडोल 3 IBA के नाम से जाना जाता है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। फिर अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड NAA के नाम से जाना जाता है। बीटा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड बीटा NAA के नाम से जाना जाता है। फिनाइल एसिटिक एसिड PAA के नाम से जाना जाता है। बीटा नेफ्थॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल एस्पारोपनिक एसिड,
IPA के नाम से जाना जाता है। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D के नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D के नाम से जाना जाता है। 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4,5-T के नाम से जाना जाता है। मिथेनॉन, टॉर्डोन, इस तरह से ये कई सारे सिंथेटिक ऑक्सिन भी ऑक्सिन की तरह ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं। ये अब ऑक्सिन का जो सिंथेसिस है वो प्लांट में किस तरह से होता है, इसके बारे में हम बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। तो ऑक्सिन का जो सिंथेसिस है वो सेल में जो मुख्यतः शूट, रूट, एपेक्स में होता है और यहाँ से दूसरे भागों में इसका अभिगमन होता है। तो ये जो संश्लेषण है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होता है और ये जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इसका सिंथेसिस जो है वो 2 पाथवे में होता है। एक ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के ये डीएमिनेशन से यहाँ पर इंडोल 3 पाइरुविक एसिड बनता है। इंडोल 3 पाइरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है। दूसरा पाथवे है इसके कार्बोक्सिलेशन से ट्रिप्टोफैन के, जो कि एक अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन के कार्बोक्सिलेशन से यहाँ पर ट्रिप्टामिन बनता है। ट्रिप्टामिन के ऑक्सीडेशन से ट्रिप्टामिन के यहाँ पर डीएमिनेशन से ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन से यहाँ पर इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है। दोनों ही प्रोसेस से इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है और इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड के डिहाइड्रोजनेशन से यहाँ पर इंडोल 3 एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। तो ऑक्सीकृत होकर इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो इस तरह से प्लांट में इंडोल ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है, इंडोल एसिटिक एसिड का सिंथेसिस होता है। आज के लिए आज इतना ही। इसके बारे में आपको बताया ऑक्सिन क्या है, क्या पाथवे है, किस तरह से सिंथेसाइज होता है और इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो डार्क एंजाइमेटिक और लाइट ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा इसका डिस्ट्रक्शन होता है। आगे हम इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि एग्रीकल्चर में इसका कितना यूज़ किया जाता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।